ये कहानी है रोहन छाबड़ा की। यार दोस्तों के साथ पार्टी करना, घूमना, सैर सपाटा करना ही मानो उसकी जिंदगी है। 25 साल का होने के बावजूद अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा दूर रहा है। लेकिन पिछले 3 महीनों से उसकी जिंदगी बदल गई है। उसके पिताजी रमेश छाबड़ा अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका निधन हो चुका है। उनकी फैक्ट्री, उनका शोरूम अब उनके करीबियों ने कब्जा कर लिया है। वसंत विहार के उसके घर, गाड़ियों पर भी वो अपना हक जता रहे हैं। चूंकि रोहन ने कभी अपने पापा के काम में शामिल नहीं हुआ और हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागता रहा, इसलिए उसको पता ही नहीं चला कि कब और कैसे उसके हाथ से सब कुछ छिनता जा रहा है। पिताजी की मौत की खबर सुनकर रोहन की माता को गहरा सदमा लगता है और वो बीमार हो जाती है। रोहन की माँ हॉस्पिटल में एडमिट है। डॉक्टर रोहन के पास आता है और कहता है कि उसकी माँ को आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा और इसके लिए 75,000 रुपये उसे जमा करने हैं। रोहन के पास पैसे नहीं है और जिन दोस्तों के साथ वो रहता था उन्होंने भी रोहन से बात करना बंद कर दिया है। रोहन अपनी खास दोस्त आयशा को फ़ोन करता है। आयशा बताती है कि वो किसी एक बर्थडे सेलिब्रेशन में हौज खास आई हुई है। रोहन आयशा से मिलने हौज खास चला जाता है। वो आयशा से अपनी बात करने वाला होता है, तभी आयशा कहती है कि उसे एक ज़रूरी काम से घर जाना है और वो वहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाती है। रोहन भी पीछे पीछे जाता है। वो देखता है कि आयशा किसी लड़के के साथ जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ गई है और कहती है, रोहन यहाँ भी आ गया मेरे पीछे पीछे। खुद तो बर्बाद हो गया है लेकिन उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। चलो जल्दी चलो यहाँ से। रोहन ये सब सुनकर बहुत दुखी होता है। उसे आयशा की बातों पर विश्वास नहीं होता। दुखी मन से हॉस्पिटल की ओर चला जाता है रोहन। तभी उसकी नज़र उसके अपने आईफोन पे पड़ती है। ये आईफोन रोहन के पापा ने उसके पिछले जन्मदिन पर गिफ्ट किया था। रोहन OLX पर अपना आईफोन 25,000 में बेच देता है और बाकी रकम अपनी अंगूठी बेचकर इकट्ठी करता है और हॉस्पिटल में जमा करवा देता है। लेकिन एक दिन आईसीयू में रहने के बाद रोहन की माँ का निधन हो जाता है। रोहन ये खबर सुनकर बेहद दुखी होता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वो खूब रोता है। आज रोहन ने अपना सब कुछ खो दिया है और वो बहुत अकेलापन महसूस करता है। वो अंदर से काफ़ी टूट चुका है। दुखी मन से वह अपना बटन वाला फ़ोन जो आईफोन बेचने के बाद खरीदा था उसको देखता है और अपनी हालात को देखकर वो बहुत दुखी होता है, खूब रोता है और कुछ सोचता हुआ घर की छत की ओर चला जाता है और छत की बाउंड्री पर खड़ा हो जाता है। रोहन आज अपनी जीवन लीला खत्म करने वाला है। वो जैसे बाउंड्री से कूदने वाला होता है तभी उसके उस बटन वाले फोन पे एक रिंग बजती है। रोहन फोन उठा लेता है। ये फोन एक लड़की का है। ये लड़की वही है जिसने रोहन से आईफोन खरीदा था। वह रोहन से आईफोन का बिल मांगती है वारंटी के लिए। शाम को 5 बजे रोहन आईफोन का बिल लेकर राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पहुंच जाता है। 10-15 मिनट इंतजार के बाद वो लड़की यहाँ आती है और रोहन के पास आके खड़ी हो जाती है। रोहन उस लड़की को देखता है और काफ़ी सरप्राइज हो जाता है। ये लड़की बैसाखी के सहारे खड़ी है। ये एक विकलांग लड़की है लेकिन उसके चेहरे पे काफ़ी स्माइल है। वो हंसते हुए कहती है कि आप मुझे बिल की कॉपी व्हाट्सएप ही कर देते, बेवजह आप इतने परेशान हुए। रोहन अपना बटन वाला फ़ोन दिखाते हुए कहता है कि मैं इसमें व्हाट्सएप नहीं चलता। और वो बिल की कॉपी उसके हाथ में पकड़ा कर और बिल की कॉपी हाथ में पकड़ा कर वहाँ से चला जाता है। रोहन उस लड़की की एक पाँव की विकलांगता और चेहरे की स्माइल को देखकर उसको काफ़ी हिम्मत मिलती है और वो भविष्य में कभी आत्महत्या ना करने का निर्णय करता है। उस लड़की का नाम है सुरभि शर्मा। वहाँ से आने के बाद वो लड़की सोचती है कि ये लड़का काफ़ी अच्छे परिवार से लगता है लेकिन इसके हालात कितने ख़राब है। उसके कपड़े कितने गंदे और कई जगह से फटे हुए हैं। कुछ दिनों बाद रोहन किसी काम से बैंक जाता है। वहाँ बैंक में लंच टाइम है लेकिन एक काउंटर अभी भी खुला है। रोहन जाकर देखता है कि काउंटर पर ये वही लड़की बैठी हुई है जिसने उसका आईफोन खरीदा था। सुरभि उसे पहचान लेती है। सुरभि लंच करने जा रही होती है तो वो रोहन से खाना खाने के लिए ऑफर करती है। 2 दिन का भूखा रोहन सुरभि का सारा लंच खा जाता है। रोहन को बहुत बुरा लगता है और वह सुरभि से माफ़ी मांगता है। तभी सुरभि कहती है, तुम एक अच्छे घर से लगते हो लेकिन तुम्हारे हालात ये कैसे हुए, जरा मुझे बताओ ये। रोहन सुरभि को अपनी सारी व्यथा सुना देता है और कहता है कि मैं अब हार चुका हूँ और जल्द ही मेरा घर भी मैं खो दूंगा। रोहन को सुरभि से बात करना काफ़ी अच्छा लगता है और उससे बात करके उसे एक हिम्मत सी मिलती है। कुछ दिनों बाद रोहन सुरभि को अपने घर लेकर आता है और कहता है कि सोचा तुम्हें अपना घर दिखा दूँ, बस कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ मैं यहाँ पर। सुरभि घर के चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाती है। वो मंदिर घर की ओर जाती है और रोहन से पूछती है, ये छोटा सा
दिव्य शिवलिंग कहाँ से मिला आपको? रोहन रोहन कहता है, मेरे पापा अक्सर सोमनाथ जाया करते थे, बस वहीं से ये पत्थर लेके आए हैं। आखिर किया क्या है इसने? तुम्हारे शिवजी ने मेरे साथ, देखो मेरे क्या हालत है। ये सब झूठ है, मैं कुछ नहीं मानता। तभी गुस्से से सुरभि रोहन से बोलती है, आज तुम्हारी जो हालात है उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। कभी तुमने अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझी, हमेशा मौज मस्ती करते रहे, अपने यार दोस्तों के साथ घूमते रहे, और तुम्हारी ये हालात की वजह सिर्फ तुम हो। इसके लिए तुम शिवजी को दोष दे रहे हो। वो आगे बोलती है, जब मैं 8 साल की थी तो मेरे पापा दुर्घटना में चल बसे और मेरा एक पाँव खराब हो गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। पढ़ाई करी, खूब मेहनत करी और बैंक में क्लर्क की नौकरी हासिल करी। अपनी परिस्थितियों तो पर मैं तुम्हारी तरह दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराते रहे, ना कभी मैंने किसी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। सुरभि वहां से गुस्से से चली जाती है। रोहन सुरभि से मिलता है और अपनी गलत सोच के लिए उससे माफी मांगता है। एक दिन सुरभि रोहन को कहती है कि तुम्हें मोबाइल की नई टेक्नोलॉजी की कितनी अच्छी जानकारी है, तुम इसका यूज क्यों नहीं करते हो? अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू खोल लो, आजकल इसमें काफी स्कोप है। और परेशान मत हो, ये आईफोन तुम रख लो, इस काम में ये तुम्हारी काफी हेल्प करेगा। रोहन यूट्यूब पे अपना एक नया चैनल शुरू करता है, टेक टू नेक्स्ट, और कुछ ही हफ्तों में चैनल काफी लोकप्रिय हो जाता है। रोहन को काफी खुशी मिलती है इसमें, और उसे जीने का एक नया जरिया मिल जो गया है इसके लिए। कुछ समय बाद सुरभि रोहन को बताती है कि उसका ट्रांसफर यूपी में फिरोजाबाद के पास हो गया है। वो काफी खुश है क्योंकि वहां उसको बैंक मैनेजर के तौर पर ट्रांसफर किया हुआ है। ये खबर रोहन को अंदर तक काफी झकझोर कर रख देती है। अभी अभी तो उसके जीवन में खुशी के पल आए थे और सुरभि उससे दूर जा रही थी। सुरभि के जाने बाद रोहन और सुरभि में अक्सर रोज बातें होती है, जो रोहन को कभी सुरभि की कभी कमी नहीं खलने देती और कभी अकेलापन में उसे महसूस होने देती। एक दिन शाम को रोहन सोचता है, सुरभि शिवजी को कितना मानती है और उसने सुरभि का दिल दुखाया। उस दिन, जिस दिन वो पहली बार उससे मिलने आई थी, और वो फैसला करता है कि वो अगले दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर शिवजी की पूजा करेगा। और सुरभि को जब पता चलेगा तो वह कितनी खुश होगी। रोहन सुबह नहा धोकर शिव जी की पूजा करने जाता है और बिल्कुल वैसी पूजा करता है जैसे उसने अपने पिताजी को पूजा करते हुए देखा था। शिवलिंग पर वह जैसे ही मत्था टेकता है, शिवलिंग का बैलेंस बिगड़ कर नीचे गिर जाता है। रोहन किसी तरह शिवलिंग को नीचे फर्श पर गिरने से तो बचा लेता है, और जैसे वो वापस मंदिर घर में रख रहा होता है तभी उसे शिवलिंग के स्थान पर एक छोटी सी चाबी मिलती है। रोहन को समझ में नहीं आता है कि यह चाबी किस चीज की है, लेकिन उसे विश्वास है कि चाबी उसके पिताजी ने ही शिवलिंग के पीछे रखी थी। रोहन सुरभि को फोन करके बताता है कि उसने शिवजी की पूजा करी। ये जानकर सुरभि काफी खुश होती है। रोहन उससे चाबी वाली बात का भी जिक्र करता है और चाबी की फोटो उसे व्हाट्सएप के थ्रू भेज देता है। अगले दिन सुबह 11:30 बजे सुरभि का फोन आता है रोहन के पास। वो बताती है कि चाबी उसके ब्रांच की एक लॉकर की है। ये लॉकर रोहन के पापा के नाम से है। रोहन को काफी आश्चर्य होता है कि यह सब क्या हो रहा है, और वो फिरोजाबाद रवाना हो जाता है। बैंक में पहुंचकर लॉकर खोलने को पता चलता है कि इसमें उसके पिताजी ने अपने जमीन जायदाद के सारे कागजात रखे हुए थे। ये मात्र कागज के टुकड़े नहीं थे, ये रोहन की सब समस्याओं का हल था। रोहन सारे कागजात से अपने पापा की फैक्ट्री, शोरूम और घर के को छीनने से बचा लेता है और उसे वो सब चीजें वापस मिल जाती है। कुछ हफ्तों बाद सुरभि रोहन से मिलने उसके घर आती है और रोहन को खुश और समृद्ध देखकर बहुत काफी खुश होती है। रोहन भी आगे बढ़कर उसे गले लगाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, पर सुरभि मना कर देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, मैं हैंडीकैप हूँ, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं पर हम सफर नहीं। ये सुनते ही रोहन की आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वो अपने दोनों घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है और कहता है, तुम्हारे बिना मैं कभी जिंदगी की कल्पना ही नहीं कर सकता। असल में तुमने ही मुझे एक काबिल इंसान बनाया है। मेरा अतीत माना बहुत दुखदाई है, लेकिन मेरे दुखों ने मुझे तुम्हारे जैसा एक दोस्त दिया।
इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारे शिव जी का शुक्रगुजार रहूँगा। मुझे दुख परेशानी मिले पर मुझे उसका एहसास नहीं होगा अगर तू मेरे साथ हो। सुरभि सुरभि रोहन को खड़ा करके गले लगा लेती है और उसके प्रपोजल को स्वीकार कर लेती है। जय सिया राम।